और क्या क्या मतलब यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यस, हम लोग को गैपिंग अलाउ होता है। हम लोग एब्सेंट भी हो सकते हैं क्लासेस में। इट्स नॉट अर्जेंट, बीमारी है तो भी हम एब्सेंट हो सकते मार्चिंग करते हुए तो वहाँ से लगा कि ये चीज़ तो मुझे भी करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा लगा। तो उसी समय मैंने सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आज हम आए हैं एनसीसी एयर के कैडेट से बात करने के लिए। और इनका आज कैंप हो रहा है सनबीम भगवानपुर में और यहाँ पे हम लोग इन लोगों से थोड़ी डिटेल्स लेंगे आप सभी के लिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, क्या क्या मतलब क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है एडमिशन वगैरह के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे और एनसीसी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस कोर्स की, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? जय हिंद सर, मैं फ़्लाइट कैडेट शुभांगी प्रधान हूँ। फ़्लाइट कैडेट शुभांगी प्रधान। Yes, ये फ़्लाइट कैडेट का क्या यहाँ पे मीनिंग है, क्या सेंस है? सर फ़्लाइट कैडेट एक्चुअली हमारी रैंक होती है, तो जब हम एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग रैंक फ़्लाइट कैडेट से होती है। अच्छा, तो इसके बाद अब और ऊपर की रैंक्स भी होती होंगी ना? यस सर। कौन कौन सी रैंक्स होती हैं? सर जैसे फ़्लाइट कैडेट के बाद कैडेट सर्जन भी होता है, कैडेट कॉर्पोरल भी होता है, बहुत सारी अदर रैंक्स होती है और वो आपके अचीवमेंट्स और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड होती है। और 5.2 kg के अराउंड होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि एनसीसी बीएचयू में कुछ मतलब आप लोग जो बीएचयू के स्टूडेंट्स रहते हैं वो तो अलाउड है, बाहर वाले भी अलाउड हैं? यस सर। तो बाहर वाले मतलब कौन से कॉलेजेस से रहने चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स है कि किसी भी कॉलेज से वो लोग आ सकते हैं? नो सर, वी आर वेरी अकोमोडेटिंग। हम लोग सारे, कोई भी कॉलेज में ऐसा कोई वो नहीं है कि बाउंडेशंस नहीं है कि अगर आप इस कॉलेज के हो तो आप नहीं आ सकते हो। आपको एग्जाम देना होगा, आप एग्जाम पे क्लियर हो जाओ। आपका जो फिजिकल टेस्ट है, आप अगर फिजिकल टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको क्वालिफाई करना होता है उसमें जस्ट। एंड इंटरव्यू, अगर आपका इंटरव्यू, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल अच्छी है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। इवन हम लोग के बैच में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएचयू के अलावा कोई और कॉलेजेस से हैं, जैसे यूपी कॉलेज से और भी डिफरेंट कॉलेजेस में फ्रॉम बनारस। मतलब कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है किसी भी कॉलेज, बस आपको एंट्रेंस एग्जाम जो आपका रिटर्न है और जो इंटरव्यू वगैरह है वो सब क्लियर करना पड़ेगा। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है सच। तो ठीक है, आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी चीज़ें हमें भी सीखने को मिली हैं, अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिली हैं। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अच्छी ट्रेनिंग करिए और आगे बढ़िए अपने करियर में। एयर एनसीसी में देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या आपको मोल्ड करके एक लीडर बनाया जा सकता है। तो जब हम पहले आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बेसिक रिटन टेस्ट हुई थी जिसमें जस्ट जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके के, आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए। उसके बाद हमारा एक फ़िज़िकल हुआ था जिसमें आपकी फ़िज़िकल स्टैमिना देखी जाती है क्या, और आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी उससे देखा जाता है। फिजिकल में क्या क्या आप लोग कराया गया था? सर इट वाज़ अ 1 किलोमीटर रन जो हमें करवाया गया था। इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम उसको कंप्लीट करना होता है। एंड उसके बाद एक शॉर्ट इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो आप अपने बारे में कितना अवेयर हो और आप अपने आप को कितने अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, मतलब ओवरऑल आपका क्या क्या मतलब आपके अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उसके बाद आप लोगों को मौका दिया जाता है। बेसिकली पर्सनालिटी देखा जाता है। ओके, तो आप बता सकती हैं कि इसको प्रिपेयर करने के लिए कोई मतलब स्पेसिफिक बुक्स वगैरह भी कुछ होती हैं एंट्रेंस वगैरह के लिए, टाइप कुछ ऐसा कुछ होता है कि सर नॉर्मल? सर इसके लिए आपको बस डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, तो पेपर रिटन का तो इजीली हो जाएगा। नॉर्मल जीके क्वेश्चंस हैं और आपको थोड़ी सी डिफेंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप एयर एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं। देन फिज़िकल तो सबको ही करना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, रन वन करते हैं, 1 किलोमीटर इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो वो आराम से हो जाएगा। एंड अबाउट कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए आपको थोड़ी पब्लिक स्पीकिंग अपनी एनहांस करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस से आप जवाब दे सको जैसे, और क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी। जैसे आपको वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपके कोर्स के बारे में, कुछ 1-2 ट्रिकी सवाल, तो आपको डरना नहीं है और अपने आप को क्लियरली रखना है अपने व्यू पॉइंट को। तो इसके लिए डेली लाइफ में छोटे छोटे हैबिट्स अडॉप्ट करके हम ये सब स्किल्स ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी। क्या नाम है आपका? जैन सर, मेरा नाम शिवानी, फ़्लाइट कैडेट शिवानी परिहार है। अच्छा जी सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यूनिफॉर्म में आप तो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है आप लोग, तो इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद आपके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या सर सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब जब हम पहनते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम कॉमन पीपल नहीं हैं, हम कॉमन से अलग ट्रीट किए जाते हैं और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद में यूनिफॉर्म के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे आप किस तरह चल रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है सभी के ऊपर। मतलब पूरा डिसिप्लिन आप लोग को फॉलो करना पड़ता है पूरा। सर जैसे आप अगर यूनिफॉर्म में हैं तो आप अलग हैं, तो आपको उसी तरीके से शो करना होता है।
क्या रूटीन आप लोग की रहती है, मतलब इसमें ट्रेनिंग के समय आप लोग क्या रूटीन आपको फॉलो करना होता है कैंप वगैरह के टाइम पे? कैंप वगैरह के टाइम में सर हमारा मॉर्निंग 4 o'clock हमें जगना होता है एंड उसके बाद में सभी जूनियर्स, एक्चुअली हम SWs है तो हमें ड्यूटी मिलती है। SWs क्या चीज़? SWs में सीनियर डिवीज़न, वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स, सो वी आर कॉलेज सीनियर डिवीज़न फॉर गर्ल्स एंड सीनियर विंग for girls, sorry sir, and senior division for boys. And for juniors, it is called JWs and JDs, means junior division and junior wings. So हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें जूनियर्स को रेडी करना होता है टाइम, जैसे फिक्स 5 बजे हमारे 5 o'clock हमारा योगा होता है, तो उससे पहले हमें 4:45 पे फॉलिंग होता है। सुबह 4:45 5 बजे तक आप लोग को उठ जाना होता है? नो सर, हमें 4 बजे से पहले उठना होता है। अच्छा, रेडी होना होता है उस यस टाइम सर, 4:45 तक हमें नीचे फॉलिंग होता है। उसके बाद में हमें सबको अरेंज करके बिठा के हमारा योगा होता है 1 घंटे सेशन, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू गो टू अवर रूम्स एंड हमें फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है, और उसमें भी हमें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जाना होता है, सिंगल लाइन में। उसके आगे एक कैडेट होता है, पीछे कैडेट होता है, उसको ले जाना। उसके बाद में लंच के बाद में हमारा एक फिर पढ़ाई का सेशन होता है 2 घंटे का, एंड देन फिर लंच होता है, एंड बीच में टी ब्रेक भी होता है, एंड इन द आफ्टरनून टाइम वी हैव 2 hours रेस्ट टाइमिंग, एंड उसके बाद में सर मूवी हो गया 1 घंटे का, क्यों जैसे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन हो उस टाइप की हमें मूवीज़ दिखाई जाती है, गैस स्टॉक होता है, एंड उसके फिर बाद टी ब्रेक होता है, एंड देयरफॉर वी हैव गेम पीरियड ऑल्सो। मतलब ओवरऑल डिसिप्लिन में आप लोग को रहना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। Yes, sir. ठीक है, आपका क्या नाम है? Jai Hind everyone. I'm Flight Cadet Dev Rishi Goswami from 7 UPS Squadron, BHU Varanasi. तो देव ऋषि, ये बताइए कि इस कोर्स को जब NCC एयर जो है आप लोग का कोर्स का है, NCC एयर है ना, तो इसको करने से आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में क्या हेल्पफुल, मतलब आगे करियर में क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं? सर करियर में सबसे पहले एज अ डिफेंस एस्पिरेंट मैं बताना चाहूँगा कि वी कैन अपीयर फॉर NCC स्पेशल एंट्री इन द डिफेंस। स्पेशल एंट्री किस चीज़ में? In the defense, like in Army, Air Force and Navy, there are several entries. For graduate cadets, there is entry for in the CDS, Combined Defense Services Examination. There is FCAT, Air Force Combined Admission Test, and there is NCC Special Entry. So in this entry, if you have the C certificate in Alpha degree, that is A, you can. C certificate क्या चीज़ है? The C certificate is actually an examination that occurs in the 3rd year of our senior division cadets. सर इसमें अगर अल्फा डिग्री मिलती है हमें बेस्ट, सर दैट मीन्स वी कैन अपीयर इन कौन सी डिग्रीज होती है इसमें, क्या अल्फा एंड ब्रेवो A and B। अच्छा सर अल्फा से अगर पास होते हैं आप, सो यू कैन अपीयर इन द NCC स्पेशल एंट्री, which is actually direct entry, which means you don't have to give a written examination, you can appear for SSB, that is service selection board. क्राइटेरिया वगैरह होता होगा ना जो ये इसको अचीव करने के लिए? Yes sir, in the C certificate examination there are several parts of the examination, like there is a written examination, there is a practical examination of the drill squad test. Drill squad test क्या होता है ये? So drill squad test is actually a combined test which has a lot of different types of drills, like straight marching, that is Madhya Sitechal, in Samiksha Kram, that is 14 steps, and then 1-2 marching, and then we have salutes, दाहिने salute and बाएं salute, and we have to also do चलते चलते पीछे मोड़. And firstly, which is the most important, we have to ask the judge for permission. That is Jai Hind Shriman, Flight Cadet Dev Rishi Goswami, UP 2024 SDAF 8010221 आपके समक्ष DST के लिए हाजिर है। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पूरा करनी होती हैं? यस सर। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जय हिंद, आई एम फ्लाइट कैडेट शांभवी मिश्रा फ्रॉम 7 UPS स्क्वाड्रन NCC BHU। अच्छा, तो ये बताइए संभावी कि यहाँ पर जब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि NCC वगैरह अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा सचमुच में होता है? आपके स्टडीज़ में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है इसका? एज सच देयर इज़ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ NCC। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी आती हैं तो ये NCC आपको बेनिफिट ही करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा स्टडीज़ में। क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, हमको लास्ट फर्स्ट ईयर कितने दिन क्लासेस चलती हैं वीक में? अगर वीक में या 10 दिन में जितनी भी क्लासेस किस वीकली नहीं होती हैं, टोटल हम लोग का एक साल में 17-18 क्लासेस होती हैं, तो वो कभी भी हो जाती हैं। मोस्टली हमारे स्टाफ भी, PIs स्टाफ भी इंश्योर करते हैं कि हम लोग की पढ़ाई यहाँ पर ना हो, तो वो इसलिए क्लासेस को जनरली संडे को रखते हैं। एग्ज़ाम्स वगैरह के टाइम पे कैसे आप लोग मैनेज करते हो? मान लीजिए आप कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो
एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले से करते हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम्स तो पता होते हैं। एनसीसी के लिए हम लोग को हार्डली ट्रेनिंग के लिए 6 to 8 आवर्स के लिए बुलाया जाता है, तो इतना मैनेज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पढ़ाई करना है और साथ में ये भी अचीव करना है, तो मेहनत ज़्यादा लगता है। एग्जाम्स के टाइम पे आप लोग गैप यहाँ पे कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम? यस, हम लोग को गैपिंग अलाउ होता है, हम लोग एब्सेंट भी हो सकते हैं क्लासेस में। इट्स नॉट अर्जेंट, बीमारी है तो भी हम एब्सेंट हो सकते हैं क्लासेस में। इन्फॉर्म करना रहता है हमको सीनियर्स को। उसके बाद में भी अगर हमको जल्दी भी जाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर क्लासेस हमारी 10 बजे से क्लास है अगर कोई, या एग्ज़ाम है 10 o'clock से, तो हम लोग 6 o'clock रिपोर्ट करके 4 आवर्स की ट्रेनिंग के बाद 10 o'clock तक निकल सकते हैं। मतलब आपको पहले से ही सब कुछ इन्फॉर्म वगैरह उन्हें रिटन फॉर्म में वगैरह कुछ बता के जाना होता है? ओके। और यहाँ के एग्ज़ाम्स वगैरह किस टाइप से होते हैं? यहाँ के एग्ज़ाम्स में हम लोगों को जो क्लासेस वगैरह होती हैं, क्लासेस में हम लोग को पढ़ाया जाता है, स्पेशलाइज्ड हम लोग के अलग अलग नोट्स वगैरह भी रहते हैं, हम लोग को पीडीएफ्स भी रहते हैं, और सीनियर्स भी हम लोग को बताते रहते हैं क्या हमको करना रहता है। प्रॉपर एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसका एक प्रॉपर सिलेबस होता है। उसमें हम लोग के पास जो एयरक्राफ्ट है विच इज़ CH स्टोल 701, उसके बारे में भी हमसे पूछा जाता है। और जो हम लोग की बाकी बुक्स भी हैं, 2 SOP है एक, और एक कंबाइंड सब्जेक्ट्स की भी है, उनसे हम लोग का एग्ज़ाम बनता है बेसिकली मेनली। आपने अभी कहा कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह के बारे में, आप तो एयरक्राफ्ट्स वगैरह आपने उड़ाया है कभी आप लोगों ने? यस सर। तो उड़ाया कैसा नहीं, हाँ, हम मतलब लोग को साथ में बैठाल के उड़वाया गया था। अच्छा, मतलब सिखाया गया था, वो लोग साथ में बैठे हुए थे वो लोग? CO सर्टेन प्रो ने बैठा। ओके। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एयरक्राफ्ट वगैरह के जब आप लोग बैठे जैन थे? सर, माय नेम इज़ फ्लाइट कैडेट तनु कृष्णा। क्या एक्सपीरियंस था आपका जब आपने एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाया था तो? सर, दिस एक्सपीरियंस कांट बी एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। सर, द होल वर्ल्ड इज द होल फीलिंग इज़ वेरी यूनिक। सर, इट इज़ वेरी यूनिक। तो उसके लिए तो आपका BHU में ही है, आपका वो रनवे वगैरह होगा, तो Yes, sir. वहाँ से BHU कैसा लग रहा था आपको? Sir, it is, sir, I said earlier, it is very unique. It can't express in the word. सो जब उस टाइम आप लोग प्लेन वगैरह में बैठे थे, डर वगैरह कुछ लग रहा था कि कुछ अंदर से डर वगैरह Sir, फीलिंग आ रही थी? पहले एक्साइटमेंट थी, फिर उसके बाद जब फ्लाई मतलब हुआ ना, सर कुछ डर नहीं सर, बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये डिसीजन सही लिया है लाइफ में। ओके, मतलब कुल मिला के आप लोगों का कहना है कि इससे आप लोग की मतलब जो भी है आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं यहाँ पर, और एक तरह से आपके करियर में इससे काफ़ी ज़्यादा रूटीन फॉलो हो रहा है, डिसिप्लिन आपके लाइफ में एक तरह से पूरी तरीके से आ रहा है। और जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको आप लोग सजेशन देना चाहोगे आप लोग? ऑफकोर्स सबको एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एनसीसी के कैडेट हो, आपका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, आपकी पर्सनालिटी एक डिफरेंट देगी, एंड यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल। तो एक यूनिफॉर्म पहनने का जो एक ऑरा होता है, एक यूनिफॉर्म पहनने की जो फीलिंग होती है ऑन अ पर्सनल लेवल, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जैसे हाँ बताइए। सर, सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमारा टाइम 3 साल का कोर्स होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छे से टाइम मैनेजमेंट यही सिखाया जाता है, जो कि हम नहीं सीख सकते बाद में। सर, एक चीज़ और थी। हाँ सर, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मिलता है सर। मेरी एक्सपेक्टेशन एज अ कैडेट यही थी यहाँ पे आने की, कि मैं डिफेंस लाइफ का क्लोज हो पाऊँगा, एक बेटर ट्रेनिंग मिलेगी मुझे, मैं बेटर ड्रिल सीखूँगा, मुझे कमांड देने आएंगे, मैं और चीज़ें जानूँगा एयरफोर्स के बारे में, मुझे फ्लाइंग सीखने मिलेगी। मुझे इसलिए के लिए आया था, पर यहाँ पे आके मुझे और चीज़ें जानने को मिली है। मुझे कभी कॉर्पोरेट लाइफ पसंद नहीं थी, मुझे वो चीज़ें मैनेज करना नहीं आता था, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगा। पर यहाँ आके मुझे जिम्मेदारियाँ मिली है, मुझे अपने पोर्टफोलियोज़ मिले हैं, काम मिला है, मैंने उनसे ज़िम्मेदारी से किया। सर, कभी कभी डांट भी पड़ी, कभी कभार कुछ सीखा भी। सर, यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने अपने बहुत सारे स्किल्स पे मेहनत की, इम्प्रूव किया, हम सभी ने किया, और हम सभी जितना चाहते थे उससे ज़्यादा सीखे हैं आप। सर, हर कैडेट्स को मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आगे जो एस्पायर करते हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो अगर वो किसी चीज़ से वैसे आना चाहते हैं तो उन्हें से ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ ज़रूर आए। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप एक सिविल लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि फ़्लाइंग, कौन सा ऐसा कॉमन स्टूडेंट है जिसको फ़्लाइंग करने को मिलेगा? यू हैव टू जॉइन अ फ्लाइंग अकेडमी, जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फ़्लाइंग का एक्सपोजर मिलेगा। और जैसे यहाँ पे कैंप में हमको ड्रोन कोर्स करवाया जा रहा है अभी, तो ये सब अपॉर्चुनिटी। ड्रोन कोर्स, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताइए, क्या हो रहा है? सर, जैसे अभी CATC चल रहा है, तो अभी हमारी एरो मॉडलिंग की एयर एनसीसी में एक स्पेशल एरो मॉडलिंग की भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो पहले इसमें सिर्फ 3 होता था स्टैटिक, जिसमें आपको मिनिएचर वर्जन्स ऑफ बिग एयरक्राफ्ट्स वो बनाना होता था, और एक होता था कंट्रोल लाइन, जिसमें आपको एयरक्राफ्ट बनाना है एंड इट विल मूव इन अ सर्किटिंग सिर्फ करता है उस। और थर्ड होता है RC विच इज़ रेडियो कंट्रोल, उसमें आपको रिमोट कंट्रोल की फ्लाइंग मतलब मॉडल बना के उड़ाना होता है।
अब न्यू ये आया है एयर एनसीसी में कि ड्रोन्स के भी अभी जैसे कि हम देख रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स की मतलब कितनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन और वैल्यू बढ़ चुका है आजकल। तो एयर एनसीसी में अभी ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है एयर एनसीसी के कैडेट्स को कि वो ड्रोन कोर्स करके इसके बारे में भी सीख सकते हैं। और अगर इवन इफ़ समवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डिफेंस, लेकिन आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ड्रोन की कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे पैकेजेस। इवन लोगों को आईआईटी वगैरह जाना पड़ता है ये सब सीखने के लिए, बट यहाँ अब एक बीएससी स्टूडेंट भी, एक बीए स्टूडेंट भी ये सीख सकता है। ओके, तो ओवरऑल मतलब आपको पूरी की पूरी आर्मी वाली ट्रेनिंग एकदम अच्छे से मिल रही है। तो आप लोग गन्स वगैरह चलाना भी सिखाया जाता होगा? फायरिंग भी सिखाई, फायरिंग वगैरह भी चलाना सिखाई जाती होगी। तो ये बताइए कि मैंने बहुत सारे मतलब देखा जाता है कि जब पीएम वगैरह आते हैं, सीएम वगैरह आते हैं, तो उसमें एनसीसी कैडेट्स भी जाते हैं। तो आप लोग कभी गए हो? सर एक्चुअली हम अभी सेकेंड ईयर में जस्ट एंटर हुए हैं, तो सर अब कैंप्स वगैरह हमारा स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा फर्स्ट कैंप था CATC, विच इज़ कॉमन एनुअल ट्रेनिंग कैंप, which is organized every year in 2 times, in the summer and in the winter, and this is compulsory for all NCC students. And इसके बाद सर हमारे और भी बहुत सारे नेशनल कैंप्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली अबाउट एयर विंग AIVAC, ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप, and thereafter we have RD camp, Republic Day camp, and also we have PIVAC camp. तो उसमें कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट होके जाते हैं वहाँ पर जो परफॉर्म करना होता है रिपब्लिक डे वगैरह पे? सर आप जिसकी बात कर रहे हैं पीएम जब आते हैं, हाँ, जो रिपब्लिक डे पे कैंप्स वगैरह होते हैं उसमें। सर RDC में एक PMR होता है, PM रैली। सर उसमें बच्चे PM के सामने उनके लिए रैली करते हैं सर, उनके लिए एक परेड होती है सर एक होती है वहाँ पे कर्तव्य पथ। सर वो सबसे मेन दिखता है जो हमने TV पे देखते हैं रिपब्लिक डे पे। सारे अलग अलग कंटीजेंट्स होते हैं, डोगरा के, गोरखा के, एयर के, आर्मी, सब के सर। और उसी में एक NCC की भी होती है सर, एक कंटीजेंट सर, वही होती है जो RDC के लिए जाती है। और सर जो सबसे मेन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर गार्ड ऑफ ऑनर, सर वो भी प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है सर। गार्ड ऑफ ऑनर वही ड्रिल है जो राइफल्स के साथ करते हैं सर। इसमें क्या नाम है आपका? फ्लाइट कैडेट अनुष्का जायसवाल। अनुष्का, ये बताइए कि आप लोग कब से यहाँ पे, मतलब कितना साल हुआ आप लोगों को अभी ट्रेनिंग करते हुए, कितने दिन हुए? ये हमारा 3rd ईयर है। हमने अपना 2nd ईयर कंप्लीट कर चुका है, एग्ज़ाम भी दे चुका है। B सर्टिफिकेट हमारा एग्ज़ाम होता है 2nd ईयर में। अच्छा, B सर्टिफिकेट क्या एग्ज़ाम है? B सर्टिफिकेट मतलब फर्स्ट ईयर जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 3rd ईयर में जाने के लिए, जब 2nd ईयर में रहते हैं 3rd ईयर में जाने के लिए आपको B सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपके 3 ग्रेड होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड एंड C ग्रेड। तो A ग्रेड को सबसे हाईएस्ट माना जाता है, देन B, देन C। तो इस बार हमारे रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द कैडेट्स के A ग्रेड आए हैं, मतलब विच इज़ वेरी गुड। मतलब हमारे 7 ईयर की लेगेसी है कि ज़्यादातर कैडेट्स के A ही आते हैं। और अभी हमारा 3rd ईयर है, 3rd ईयर में जब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे जनवरी-फेब में, तो तब हम लोग का C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी सेम प्रोसेस है। क्या नाम है आपका? फ्लाइट कैडेट प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार। प्रकाश, ये बताइए कि जब आप ये यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं सिविलियंस के बीच में, तो सिविलियंस के बीच में आपको कैसा लगता है? मतलब जब जाते होंगे आप ये यूनिफॉर्म में, तो क्या लोग मतलब क्या पूछते हैं, लोगों का कैसा आपके लिए व्यवहार कैसा होता है, कैसा वो लोग आपके साथ बिहेव करते हैं? बिहेव हम लोग सर बहुत अच्छा करते हैं, और हम लोग लोग से बहुत अलग दिखते हैं, और हम लोग ड्रेस पहनते हैं तो फिर इसका बहुत इज्जत सम्मान करते हैं। जब आप लोग अपने घर वगैरह भी जाते होंगे तो वहाँ पे भी पूछा तो जाता ही होगा कि किस टाइप से, मतलब क्या कर रहे हो इसमें? हाँ, पूछा जाता है। ओके, तो इसमें जब आप लोग ये ट्रेनिंग कर लेते हो तो इसके लिए आप लोग मतलब एक तरह से पूरे आर्मी से आप लोग किस तरह से डिफरेंट हो? अगर बोला जाए आप डिफरेंट हो या फिर आर्मी जैसी ही ट्रेनिंग मिल रही है, तो किस तरह से आप इसको डिफ़र करोगे कि आर्मी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंस? इसमें यही होता है कि आर्मी में हम लोग को ड्रिल वगैरह सिखाया जाता है, और इसमें फ्लैंग वगैरह मतलब पूरी जानकारी दी जाती है अच्छे से, फ्लैट के बारे में कैसे होती है, हैंडल कैसे किया जाता है। और तो ज़रूरत पड़ने पे आप लोग मतलब लगभग आपको आर्मी की ही ट्रेनिंग पूरी मिलती है? जी। ओके, क्या नाम है आपका? जय हिंद, आई एम फ्लाइट कैडेट आयुष सारस्वत। अच्छा, आयुष, तो ये बताइए कि अब तक आपको कौन कौन से आर्म्स वगैरह या फिर आपको कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज़ करना सिखाया गया? सर जैसे कि आप जानते हैं हम एयर विंग के कैडेट्स हैं। हाँ। तो एयर विंग में हम ग्राउंड ट्रेनिंग के जो वेपन्स है, जैसे .22 राइफल, इंसास राइफल, SLR राइफल, उसके साथ साथ हम और भी टेक्नोलॉजीज जैसे कि ड्रोन्स, एरो मॉडलिंग, रिमोट कंट्रोल, रेडियो कंट्रोल फ्लाइंग। और रेडियो कंट्रोल फ्लाइंग क्या होती है ये? सर रेडियो कंट्रोल फ्लाइंग एक फ्लाइंग का वो पार्ट है जिसमें हम
मॉडल्स बनाते हैं और उसको रेडियो कंट्रोल की हेल्प से हवा में कंट्रोल करते हैं। और तो वो लोग आप खुद बनाते हैं अपने हाथ से? यस सर एनसीसी एयर विंग ये सबको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो स्टैटिक मॉडल्स, रेडियो कंट्रोल मॉडल्स और कंट्रोल लाइन के भी मॉडल्स बना सकते हैं और उनको फ्लाई भी कर सकते हैं। सर इसके साथ साथ हमें जैसे एयरक्राफ्ट भी माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट्स हर एयर विंग की यूनिट्स में होते हैं, तो हम उनका भी नॉलेज ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिकल फ्लाइंग भी होती है। तो क्या नाम है आपका? जय हिंद, माई सेल्फ हिमांशु सिंह। तो हिमांशु ये बताइए कि अभी इन्होंने बताया कि आपको एयर वगैरह के बारे में, प्लेन वगैरह के बारे में बताया जाता है, तो उसके आपको बेसिक फंक्शंस भी आपको प्लेन वगैरह के सिखाए जाते होंगे? हाँ बिल्कुल, सारे मतलब हमें फ्लाइंग से पहले हमारी क्लासेस होती है। हाँ। सब चीज़ बताया जाता है कि इंजन में क्या लगा है, कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है, सब A to Z सब बताया जाता है। तो जब आपको कौन सा प्लेन उड़ाने को मिलता है, मतलब जो फाइटर प्लेन होता है कि नॉर्मल प्लेन? नहीं, नॉर्मल माइक्रो लाइट मिलता है, वो एयरक्राफ्ट होता है। क्या होता है माइक्रो लाइट प्लेन? मतलब जो 500 kg से कम होता है, 500 kg से जो हाँ, कम होता है, उसे माइक्रो लाइट कहते हैं। और ये सब चीज़ें आपको BHU कैंपस में ही जो है उसी में सिखाया जाता है? हाँ, BHU कैंपस में हैंगर के अंदर फिर फ्लाइंग हमें कराते हैं, नमो घाट तक ले जाते हैं। अच्छा, नमो घाट तक पूरा फ्लाइंग करते हुए ले जाया जाता है? पूरा फ्लाइंग फुल। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को जो टीचर्स होते हैं यहाँ पे जो सिखाते हैं, तो वो भी तो कोई रैंक के होते हैं, कोई ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो लोग ना? हाँ, जैसे हमारे कैंप में सबसे ऊपर हमारे CEO सर है, जिन ग्रुप कैप्टन है, वही हाँ। हमारी फ्लाइंग कराते हैं। और हमारे सार्जेंट सर लोग हैं, वो हमारी टेक्निकल क्लासेस ड्रिल विल कराते हैं। अच्छा, तो वो लोग क्या रैंक रहती है उनकी? सार्जेंट रहती है, ड्रिल सर जो है अच्छा सिखाते हैं। अच्छा, तो वो लोग भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो लोग आर्मी में ऑलरेडी उन लोग को ट्रेनिंग मिल चुकी रहती है कि वो लोग उन लोग को टीचर एज अ टीचर ही ट्रेनिंग मिलती है? नहीं सर, वो लोग सर्विस में भी रहते हैं, फिर आते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। वो लोग पहले से एक्सपीरियंस काफ़ी रहते हैं। वो लोग अपने अलग अलग फील्ड, जैसे टेक्निकल वाले हैं अपने टेक्निकल ब्रांच में एक्सपर्ट्स रहते हैं, ड्रिल वाले ब्रांच में एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी रहते हैं सब तो अपने अपने सबका अलग अलग एक्सपर्टीज सबके अंदर होती है, सब लोग अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे NCC एयर हो रहा है, तो NCC नेवी वगैरह का भी कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ भी होता है क्या? नेवी के भी अपने अलग अलग होते हैं, जैसे नेवी के अपने होंगे, हमें तो एयर वाले हैं। तो BHU वगैरह में होता है नेवी का कि? सारे BHU में सारे, BHU नेवी का भी, एयर का भी है? नेवी का भी, एयर का भी, आर्मर्ड का भी है। अच्छा, आर्मर्ड क्या होता है? आर्मी भी। अच्छा, वो नॉर्मल आर्मी वाला। ओके, ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों से बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और बाकी आप लोग करियर में ऐसे ही ग्रोथ करिए, आगे बहुत अच्छी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो इसको ये बताइए कि आप अभी किस पोस्ट पे, मतलब आपकी रैंक होगी ना कोई, अभी जैसे आपके फ्रेंड से मैंने बात की, अलग अलग रैंक से, तो आप किस रैंक पे हो? मेरा रैंक है कैडेट सार्जेंट। और ये कौन से नंबर पे आती है ये रैंक? पहले पे तो हमारे यहाँ आती है फ्लाइट कैडेट, दूसरे पे आता है कैडेट कॉपल, और तीसरे पे आता है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये तीसरे पे आएगा कैडेट सार्जेंट। तो आप सबसे ऊपर आ रहे हैं एक तरह से। हाँ, तो आप एक तरह तीसरे से पे मैं, तीसरे पे आप। इसके ऊपर भी होते हैं रैंक्स। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, मतलब ये रैंक आपको मिली है तो ये किस लिए, मतलब कुछ क्या चीज़ें आपने अच्छी की है कि आपको ये रैंक मिली, आपकी रैंक अपग्रेड की गई? आपके मैं बैच पे भी देख रहा हूँ अलग अलग कुछ लगे हुए मेडल्स वगैरह, तो ये क्या सिम्बलाइज़ कर रहे हैं? जी, रैंक जब मिलता है तो लेस ऑफ राइट्स होता है, मोर ऑफ ड्यूटीज़ होता है। जैसे किसी को भी कोई हक मिल रहा है, अथॉरिटी मिल रही है, तो उसको जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। जैसे मुझे रैंक मिला तो मुझे कई काम असाइन होते हैं हमारे ऑफिसर्स के द्वारा, जो हमें कैडेट तक पास आउट करना होता है, फॉरवर्ड करना होता है और उनसे कराना होता है। ठीक, एज ए लीडर आपको, मतलब रैंक मतलब होता है कि आप लीड कर रहे हैं वहाँ पे। तो कुशल ये बताइए कि आप जब NCC, आपको कैसे पता चला कि आपको NCC में ज्वाइन करना है? आप किसने बताया, किसी ने कुछ बताया कि आप यहाँ पे आए थे, आपको ऐसे ही पता चल गया? क्लास 10 में जब मैं था तो उस समय कोविड चल रहे थे। ओके। और ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड करता था, बट साइड्स में मैं कुछ और चलाता था, जैसे यूट्यूब चला रहा था। तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स उस टाइम नया शायद आया था। हाँ, उस टाइम शॉर्ट्स तो उस टाइम मैंने शॉर्ट्स पे NCC कैडेट्स को देखा था करते हुए पथ पे मार्चिंग करते हुए, तो वहाँ से लगा कि ये चीज़ तो मुझे भी करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा लगा। तो उसी समय मैंने मन बना लिया कि मुझे भी NCC ज्वाइन करना है। फिर मैंने क्लास 11th में इसीलिए CHS में ज्वाइन किया था कि वहाँ पे NCC होगी, और थी वहाँ पे। तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया वहाँ NCC, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आज ही रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गया। तो मैंने बोला सर 11th में नहीं होगा तो 12th में हो जाएगा सर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1 साल के लिए तो नहीं होगा, तो आप क्या करिए, कॉलेज में आइएगा। तो क्योंकि मैं उस समय फिज़िकली वीक था, बहुत पतला सा था, मुझे लगता था मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगा, रिटर्न नहीं निकाल पाऊँगा। तो मुझे लगा कि मैं जितने भी यूनिट्स होते हैं NCC के सब में भर दूँगा, कहीं एक तो निकलेगा, ऐसा था। तो सबसे पहले 7 UP एयर स्क्वाड्रन का निकला, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। फॉर्चुनेटली मेरा सब चीज़ सक्सेसफुली निकल गया,
और मैं सेलेक्ट हो गया और ऐसे मैंने ज्वाइन किया 7 UPS। तो इसमें कोई भी कोर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब BSc कर रहे हो या BA कर रहे हो या फिर IIT वगैरह के भी बच्चे आते हैं इसमें? जी, IIT वालों और मेडिकल वालों को तो ये उतना टाइम नहीं रहता कि वो NCC जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें, लेकिन इसमें सारे जैसे आपने बोला कि सारे ही स्ट्रीम के साइंस चाहें तो वो लोग आ सकते हैं ना? वो आ सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी पे है। अच्छा। और सारे ही स्ट्रीम के आ सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो। आप क्या कर रहे हो? मैं BCom ऑनर्स कर रहा हूँ BHU से। तो BHU से ही आप कर रहे हो, तो आपके लिए तो काफ़ी बढ़िया रहता होगा। BHU से ही कर रहे हो तो आपको किसी भी एग्ज़ाम्स वगैरह की भी दिक्कत नहीं होती होगी परमिशन वगैरह लेने में? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक, मेरे भी एग्ज़ाम्स छूटे हैं। जैसे मैं अभी RDC गया था, रिपब्लिक डे कैंप, तो उसमें मेरे 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स छूट गए। अच्छा। तो अब मुझे बैक तो वो आपके लिए कंपलसरी नहीं रहता होगा ना? आप अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आपको परमिशन मिल जाती होगी एग्ज़ाम्स देने के लिए ना? ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो तो एग्ज़ाम्स के बाद फिर उसके बाद आप चाहो तो गैप कर सकते हो। नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बट ऐसा नहीं है। कैंप छोड़ के हम लोग आ सकते हैं, वही मैं ऐसा नहीं है कि जैसे कैंप में हम लोग एग्ज़ाम पढ़ा तो हम लोग आउट पास लेके आ सकते हैं एग्ज़ाम देने। मतलब एग्ज़ाम्स के समय पे आप चाहो तो परमिशन लेकर के अपना कैंप छोड़ के एग्ज़ाम्स के लिए आ सकते हाँ, लेकिन जैसे कि इसके सिलेक्शंस काफ़ी दूर होते हैं। हाँ। RDC के नोएडा में होता है, तो वहाँ से अप डाउन करना पॉसिबल नहीं होता। तो एग्ज़ाम्स तो पहले ही आपको डेट शीट मिल जाती होगी ना? तो उस हिसाब से आपको पहले ही बता दिया जाता होगा, तो आप पहले ही परमिशन ले लेते होगे। डेट्स तो क्लैश करेंगे। जैसे 10 दिन का कैंप होता है, अब 10 दिन में 3 या 4 एग्ज़ाम्स पढ़ेंगे, तो इतने दूर से रोज़ जाना पहले ही परमिशन लेके आप अलग हो जाते होगे अपना, जिनको एग्ज़ाम्स वगैरह देना पड़ता होगा। तो कुशल ये बताइए कि आप जो है यहाँ पर जब आप यहाँ पर एज अ ऑफिसर, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि आप एक ऑफिसर टाइप के हो, इस टाइप से लग रहा है, तो आपको क्या फीलिंग आती है? आप जब जाते हो घर वगैरह पे तो क्या बताते हो अपने फैमिली मेम्बर से या फिर अपने पेरेंट्स वगैरह से? क्या बोलते हो कि मैं क्या, मुझे कैसा लग रहा है? पहले तो मेरे फैमिली को उतना आइडिया नहीं था कि NCC क्या होता है। जब से मैंने ज्वाइन किया तो जैसे मेरे पापा ने NCC किया था, तो उनको एज अ JD किया था उन्होंने, जूनियर डिवीज़न, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि उस टाइम पे NCC थोड़ा अलग थी। अब तो काफ़ी मॉडर्नाइज और एडवांस्ड हो गई है। तो उनको लगता था कि NCC में सिर्फ परेड होता है और रिफ्रेशमेंट, बिस्किट और केला ऐसे दे देते हैं, फ्रूटी दे देते हैं। बट अब वो सुनते हैं कि ऐसी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो काफ़ी खुश होते हैं। मेरी मम्मी को नहीं पता था, तो जब वो यूनिफॉर्म में देखती हैं और पापा उन्हें बताते हैं कि परेड होता है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, जैसे मेरा एयर विंग है, तो एयर विंग में सिर्फ परेड नहीं होता, आपको फ्लाइंग के बारे में बताया जाता है, एयरक्राफ्ट के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, ये सब चीज़ें बताई जाती है। एक एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है, एक उसके इंजन के पार्ट्स बताए जाते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करना है। ये सब आप लोग काफ़ी हेल्प भी होती हो कि मान लीजिए यहाँ से कोई डिफेंस में जाना चाह रहा है डायरेक्ट, तो उन्हें काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो ये लोग सीख चुके हैं आप लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बहुत मदद होती होगी, मतलब जी। प्रॉब्लम नहीं होती होगी उसमें? जी, हमें जैसे सर्विस नॉलेज दी जाती है। जैसे मेरा इंडियन एयरफोर्स है, तो इंडियन एयरफोर्स में मुझे सर्विस नॉलेज पढ़ाई जाती है कि एयरफोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से रैंक्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, किस ऑफिसर को सैल्यूट करना होता है, किसको नहीं करना होता है, कौन रैंक में ज़्यादा है, कौन अप है, ये सब चीज़ें। तो जब हम लोग डिफेंस में जाएंगे तो हमें पहले से इसकी नॉलेज होगी। और जैसे मेरे GTIs थे, GTI जो हमें ड्रिल सिखाते हैं, उन्होंने बताया कि NCC जो करके जाता है एकेडमी में ऑफिसर बनने, तो वहाँ पे पहले पूछा जाता है कि आप में से NCC कौन किया है। जो NCC किया रहता है उसको परेड कमांडर बनाते हैं, क्योंकि उसको पहले से ही पता रहता है चीज़ें। मतलब स्कूल में किसने किया हुआ है पहले से वो तो पूछते हैं उसके बाद? स्कूल या कॉलेज में। तो कॉलेज में भी यहाँ पे तो ऐसा रहता होगा ना, ये 3 साल का कोर्स है, तो आपके कॉलेज के साथ ही चलता होगा ना? जो कॉलेज मान लीजिए जिनका एडमिशन नहीं है वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जी, NCC हमारे यूनिट में तो आपको पहले एडमिशन दिखाना पड़ेगा कि कॉलेज का एडमिशन दिखाना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली आपको फर्स्ट ईयर से ही आने का। अच्छा, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आप फर्स्ट डायरेक्ट आप सेकंड ईयर से नहीं आ सकते? नहीं, आपको फर्स्ट ईयर कॉलेज में भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने फर्स्ट ईयर में, किसी को पता ना हो, वो सेकंड ईयर में आना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट सेकंड ईयर से आ सकता है? जी, बाकी NCC यूनिट्स में होता है, बट 7 UPS स्क्वाड्रन में ऐसा नहीं है। तो उसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही आना पड़ेगा। आपको कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में भी होना चाहिए। जाते जाते आप अपने जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं उनको आप क्या सजेशन, क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी आजकल का यूथ, आने वाले नए जो आएंगे उनको आजकल का यूथ तो काफ़ी एडवांस्ड है, ठीक, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। बट ये कहूँगा कि हमारा देश सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक, आजकल क्या है, हम लोग लेफ़्ट विंग राइट विंग करते हैं, पॉलिटिकल ऐसे लोगों को आइडलाइज़ करते हैं जो फिट नहीं है, बॉलीवुड एक्टर्स को करते हैं और काफ़ी फालतू लोगों को करते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को आइडलाइज़ करते हैं कि ये हमारा आइडल है, हमें ऐसा बनना है, जबकि हमारे असली हीरोज़ तो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में हैं।
जो हमारी रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, उनसे बड़ा हीरो कौन ही हो सकता है। जो हमें रात में जब हम लोग सिक्योरिटी से सो रहे हैं तो वो उन्हीं का देन है कि वो चीज़ें हो पा रही हैं। तो ठीक है कुशल, आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। आप करियर में आपकी ग्रोथ हो, ऐसे ही आप आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बातचीत कर लिया एनसीसी एयर के बच्चों से, और आगे की बातों के लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस समय आपके लिए हर एक मोमेंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियोस मिलने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। जय हिंद।